प्रबल जी, मैं आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक चीज इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्ट्रेटेजी, बजाय मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया, इनको कहना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, इनको भी गिरफ्तार करो, और अगर इनके ऊपर भी चार्ज है तो ये करो। ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा लोगों को के समझ में आता बनिस्बत इसके कि उनको नहीं गिरफ्तार किया तो इनको क्यों गिरफ्तार किया। एक तो मुझे ये, आप भी उस झंडे को, उस मशाल को लेके बहुत दिन चले हैं अन्ना की कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, देश में आप भी उस मशाल को जलाते थे और आप भी ये कहते थे कि बस सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा, जन लोकपाल आ जाएगा। जरा मैं आपसे भी पूछ लूं, जन लोकपाल कहां गया? अब आप नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मशाल में कहीं गड़बड़ी थी, लेकिन जरा मैं समझना चाहता हूं, ये जन लोकपाल भ्रष्टाचार के बेसिक उस पर आई अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, आज उनके मैनिफेस्टो में भी हम उसका उनका पहला ये प्रमुख वो नहीं देखते हैं। क्या वो लोग भूल गए हैं इस बात को, या क्योंकि आपने शुभेंदु अधिकारी बाहर घूम रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा बाहर घूम रहे हैं, तो इनको भी बाहर घूमने दो। थोड़ा इस पे प्रबल जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि वो उनका उद्देश्य ही नहीं था करप्शन से लड़ना। इस आंदोलन का, अन्ना आंदोलन का एक निर्माण, मिनट, और आप लोग बेवकूफ बन गए। हाँ, मैं पूरी बात कह लूं तो फिर मैं बता दूंगा कि ठीक पूरा देश ही बना के मैं ही बना के लाता। ठीक ठीक ठीक। इस अन्ना आंदोलन का निर्माण और आम आदमी पार्टी का निर्माण मात्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के संदर्भ में देखकर ही देखा जा सकता है, और इसीलिए हुआ भी था। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए ये सब चीजें हुई। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और यूपीए की जो सरकार है, उस समय याद होगा आपको 2012 का जब अन्ना आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, तो ये जितने लोग सिग्नेचर भी किए उन सबकी फोटोग्राफ उसमें थी। लालू प्रसाद यादव की भी थी, शरद पवार की भी थी, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जी की भी थी। सवाल ये है फारूक अब्दुल्ला की भी थी। सवाल यह है कि ये एकाएक मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना और ये सब चीजें होना, छापा पड़ना, बुलाना, उस समय क्यों हुआ जब रायपुर में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। यह मुझे नहीं लगता कि मुझे माफ करिएगा, बहुत सारे नामचीन पत्रकार मात्र नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई शब्द बोल दे उसको लेकर बड़े तेज उड़ते हैं। खासकर जो लोग इस समय मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया से बाहर होकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन लोगों को मैं देख रहा हूं। एक नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए बनी हुई पार्टी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है, उसी रणनीति के तहत यह काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सेफ्टी वॉल्व हैं। आप देखिए कि 2014 का इलेक्शन लड़ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बनारस चले जाते हैं, उसके बाद बनारस मुंह मोड़कर देखते नहीं, जहां पर उनको 2,10,000 2,09,000 वोट मिला। उतना वोट मिल गया था जितने वोट से पिछली बार मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीते थे, उतना वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बनारस लौट कर नहीं जाते। उनका फोकस कभी उत्तर प्रदेश नहीं रहता है, यहां से 80 लोकसभा सीट आती, उनका फोकस क्या रहता है? दिल्ली रहता है, पंजाब रहता है, उसके बाद वो गुजरात चले जाते हैं। गुजरात क्या करने गए थे? वो गुजरात जाकर उन्होंने वही काम किया जो तिपरा मोथा ने त्रिपुरा में किया। तो नरेंद्र मोदी का नया मॉडल है। और यह जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में जिस तरीके से सिग्नेचर जिन नेताओं के आए हैं, यह कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है रणनीति के तहत कि अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ममता बनर्जी के थ्रू जो है विपक्षी एकता को लामबंद न होने दें कांग्रेस के पीछे। क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से, उसके जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी, उसके प्रति भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से एक पॉजिटिव माहौल बना है, उसको लेकर उसकी हवा निकालने की कोशिश के संदर्भ में मैं इस लेटर को देखता हूं। इस लेटर में कुछ भी, मैंने भी पढ़ा इस लेटर में कि शुभेंदु अधिकारी बाहर हैं, वो गए तो बच गए, मुकुल रॉय गए तो बच गए, तो मुकुल रॉय गए बच गए, फिर ये भी तो लिख दो कि फिर हमारी पार्टी टीएमसी में भी वापस आ गए। तो ये भी तो लिखो कि टीएमसी में वापस आ गए हैं मुकुल रॉय, तो आपने क्यों ले लिया? तो यानी ये सब सवाल है कि
जहां तक लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर है, तो लालू प्रसाद यादव का परिवार तो लगातार पिछले 25 सालों से तो जेल में जाना बाहर आना लालू प्रसाद यादव का है। अब जहां तक लालू प्रसाद यादव जब जेल में जाते हैं और जब सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं और मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं, अंतर क्या है कि रघुवर दास की जब सरकार थी, मुझे याद है झारखंड में, तो लालू प्रसाद यादव को जो कमरा, उन बीमार हो गए थे, तो जो उनको मेडिकल कॉलेज में जो कमरा मिला था रिम्स में, उसमें एसी नहीं चलता था, उसमें गर्मी होती थी, उसमें मच्छर काटते थे। हालत ऐसी कर दी कि लालू प्रसाद यादव अब गए कि तब गए, ये स्थिति हो गई थी। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का विषय है, अरविंद केजरीवाल आईआरएस आदमी है, उनकी पत्नी भी आईआरएस रिटायर्ड है, तो यह लोग एक सिग्नेचर नहीं करेंगे। इस पर एक छोटी बात मैं कहूंगा, उसको जरा सुन लें आप। आपके हल्की फुल्की बात है लेकिन सुन लें। भ्रष्टाचार करूंगा मैं, फाइल पर साइन करोगे तुम, फाइल पे साइन करोगे तुम, गिरफ्तार होगे तुम, इस्तीफा दोगे तुम, स्वीकार करूंगा मैं, क्योंकि मुझे राजनीति करने नहीं आती, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। ईमानदारी का तमगा है, सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और दिल्ली में जो यह शराब पॉलिसी है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी हैं, अनिल चौधरी, उनके नेतृत्व में बहुत बड़े आंदोलन हुए जिसको मीडिया ने नहीं दिखाया। जगह जगह जाकर उस व्यक्ति ने, उसके साथियों ने जाकर इस पर कैंपेन किया, महिलाओं ने कैंपेन किया, लोग परेशान हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलता था, 1 कैरेट पे 1 कैरेट फ्री मिलने लगा था। लोग दारू पीने के लिए लाइन लगी रहती थी। तो यह स्थिति पूरे दिल्ली को दारूबाज बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पूरी मतलब स्ट्रेटजी बना दी। घर घर झगड़े शुरू हो गए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, पिछले 1 वर्षों में देखिए महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं, दिल्ली में मारपीट की घटनाएं शुरू हुई कि नहीं हुई। तो दिल्ली को दारूबाज बनाने की कोशिश, नशे में, यहां तक आपको जान के हैरानी होगी, यहां तक साहब मेट्रो स्टेशन के नीचे भी दारू खाने खुल गए थे। दृष्टि आईएस है, वहां पर दारू खाना, छतरपुर मंदिर के पास जो है मेट्रो स्टेशन, वहां पर दारू खाना, मतलब हर जगह दारू खाने, मतलब दारू की दुकानें ऐसे हो गई थी जैसे लग रहा था कि दवा की दुकानें खुल गई हैं। तो ये सब स्थिति है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट पार्टियों ने और स्टॉलिन ने और नीतीश कुमार ने सिग्नेचर नहीं करके समझदारी का परिचय दिया। और मुझे लगता है इन लोग को स्ट्रेटजी वाइज सतर्क रहने की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल और केसीआर और ममता बनर्जी से, क्योंकि यह लोग दूसरी तरीके की एक स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी देख कर रहे हैं कि अगर उनको बहुमत ना आए तो हो सकता है वो इस तरह के थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाकर उसको प्रधानमंत्री के रूप में दिखाकर और उसको सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी ना आ जाए, लेफ्ट पार्टियां ना आ जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है, या उनके बीजेपी के राजनीतिक रूप से दुश्मन, उनकी आर्थिक नीतियों के रूप से दुश्मन, 2 पार्टियां वर्तमान में हैं। एक राहुल गांधी की विचारधारा, दूसरी लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा, यहां तक स्टॉलिन की भी विचारधारा कुछ जो है वह इनकी निजीकरण के विरोध में है। नहीं तो बाकी सब पार्टियां जो हैं वह निजीकरण की समर्थक है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट की समर्थक है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया उस पूरी चिट्ठी में, अगर चिट्ठी लिखनी थी तो यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि साहब अडानी के ऊपर पर छापे क्यों नहीं पड़े। मैं उसमें अडानी शब्द ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। आखिरकार कारण क्या है? अडानी का जिक्र उस विपक्ष के उसमें क्यों नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हंगामा हो रहा था, जेपीसी की मांग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कोई कमेटी बन जाए। तो अडानी के बारे में जिक्र है क्या उस लेटर में? कहीं नहीं है। तो इससे संदर्भ ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो सेफ्टी वॉल्व है मिस्टर केजरीवाल, यह पूरी रणनीति के तहत, नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत काम चल रहा। और ये देखिएगा इस पूरे मोमेंटम को बनाया जाएगा। ठीक है न केजरीवाल को एक हाइप दी जाएगी। अभी कर्नाटका में चुनाव है, अरविंद वहां लड़ने जाएंगे, हाइप रहेगा। उसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी 2-4 दिन के लिए जेल में डाल दे। उसके केजरीवाल के पीए विभव हैं, उनको भी सीबीआई ने बीच में बुलाया था।
जांच के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हो सकता है किसी और को पकड़ ले जाए। एक ऐसी ठीक है। हाइप बनानी है और हाइप बनाकर आम आदमी पार्टी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा मतलब मजबूत दावेदार बना के रख देना है कि वोटों का बंटवारा हो जाए और नरेंद्र मोदी की राह प्रशस्त हो जाए 2024 में। मैं इस ठीक। नरेंद्र मोदी की राह प्रशस्त होने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप है वो अरविंद केजरीवाल हैं। यह विपक्ष के तमाम नेताओं को सोचना होगा, समझना होगा। ठीक। और ठीक है। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते आंदोलन में मैं रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी में भी काम किया हूं, अन्ना आंदोलन में भी रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस भोले चेहरे पर मत एतबार करना। यह भोला चेहरा पीछे से कितना खतरनाक है। कोई देश देख रहा है अमृतपाल। जी जी ये आदमी जी। खालिस्तानियों से भी समर्थन दे सकता है सरकार बनाने के लिए। ठीक ये है। कुछ भी कर सकता है। ये देश ठीक। के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकता हूं। इस ठीक है। व्यक्ति ने सबको ठगा है। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, लाखों नौजवानों ने, हजारों नौजवानों ने, मेरी जानने वाले तमाम नौजवान अपने नौकरी, अपना व्यवसाय, परिवारों ने अपना व्यवसाय तक तिलांजलि दे दी देश में परिवर्तन के लिए। आज वो सड़कों पर हैं जी। और इनकी आह एक दिन जरूर ठीक है। लगेगी और ठीक है। यह तबाह होंगे। और ये तबाही ठीक है प्रबल ये जी। तब तक है जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता पर है। जिस दिन नरेंद्र ठीक मोदी है सत्ता से जाएंगे उन सब की विदाई होगी। प्रबल जी, चलते चलते एक एक इस पे आपसे रिएक्शन, क्योंकि ये एक अजीब सी स्थिति हो गई, केवल नफरत और नफरत। और ये जो जो शशि शेखर भाई साहब कह रहे हैं, भाई ये तो समन्वय है। कहीं कोई, किसी के पास पूंजी है, किसी के पास जमीन है, हमारे पास श्रम है। और वो एक उसको जो भी एक इक्वेशन है, वो जैसा अजीत झा साहब ने कहा कि वो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में एक पॉलिसी के तहत प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो जो आज मोहब्बत से लोग रह रहे हैं पंजाब में, जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, वो दुखियों के नहीं आते हैं, उनको 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 ठीक से रखा जाता है वहां। प्रबल जी, एक बहुत वेरी क्विक रिएक्शन ऑन दिस, वेरी क्विक। देखिए, यह जो अफवाह फैलाकर, फेक वीडियो फैलाकर बीजेपी आईटी सेल और उसके एक नेता ने जो ये फैलाया है, और जो अभी आप बता रहे थे तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये यहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अब पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट मांगती थी, फिर उसके बाद वो खालिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लड़ा के वोट मांगती, अब वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को भी लड़ाना चाहती, बिहार वर्सेस तमिलनाडु का सवाल उठाना चाहती है। मुझे लगता है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और स्टालिन सरकार को, जो तमिलनाडु की सरकार है, उसको तुरंत जो है पुलिस भेजकर बीजेपी के अध्यक्ष को और बीजेपी के जो आईटी सेल के नेता, उनको गिरफ्तार करा देना चाहिए, गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं, सीधा स्पष्ट जेल में बंद कर देना चाहिए। और ये बिहार के नीतीश कुमार को भी, जो बिहार के कुछ आरएसएस संघी पत्रकार हैं, जो इन सब चीजों को अफवाह फैला रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, वीडियोस इधर उधर फेंक रहे हैं, उनको भी तुरंत गिरफ्तार करा देना चाहिए, गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और ना हो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उच्च पद के तमाम पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। नागपुर के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर देना चाहिए कि तुम जो है देश के अंदर जो है नफरत फैलाओ, नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। ये काम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा विपक्षी दलों को, की सरकारों को, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।